Welcome back to KK Misra's tutorials at Simple Fix with KK. SC Verma Solution Chapter 7 Exercises Question 22 Circular Motion. एक ट्रैक के दो सर्कुलर पार्ट्स ABC और CDE हैं जिनका इक्वल रेडियस 100 मीटर है और दोनों स्मूथली ज्वाइन किए गए हैं जैसा कि फिगर में देख सकते हैं। प्रत्येक पार्ट सेंटर पर राइट एंगल सबटेंड करता है। राइडर के साथ एक साइकिल जिसका वजन 100 kg है 18 किलोमीटर पर आवर के कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल करता है। तो ए रोड द्वारा साइकिल पर लगाए गए नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स को पता कीजिए जब वह बी पर है और जब वह डी पर है। बी ट्रैक द्वारा टायर्स पर लगाए गए फ्रिक्शन फोर्स को पता कीजिए जब साइकिल बी, सी और डी पर है। सी नॉर्मल फोर्स पता कीजिए रोड और साइकिल के बीच में जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर जब साइकिल सी को क्रॉस करता है। डी रोड और टायर के बीच में मिनिमम फ्रिक्शन कोएफिशिएंट पता कीजिए जिससे कि यह इंश्योर किया जा सके कि साइकिलिस्ट एक कांस्टेंट स्पीड से ट्रैक पर मूव करेगा। जी का वैल्यू लीजिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आंसर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट के साथ एक रेडियल एक्सेलरेशन जुड़ा होता है और यह रेडियल एक्सेलरेशन होता है सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण और हम लोग इसे सॉल्व करते हैं फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन यानी सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू मास इनटू रेडियल एक्सेलरेशन के द्वारा। किंतु यदि हम ऑब्जेक्ट के फ्रेम से देखें जो कि एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो हमें वहाँ पर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करने के लिए एक सूडो फोर्स लगाना पड़ता है अपोजिट टू रेडियल एक्सेलरेशन जिसे कि हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं और इसका वैल्यू होता है मास इनटू रेडियल एक्सेलरेशन। इस फ्रेम में बैलेंस फोर्सेस को इक्वेट करके भी हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और इस तरह ब्लॉग पोस्ट में सॉल्व किया गया है जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और यह एक ऐसा सवाल है जिसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल करके हम लोग इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। किंतु इन वीडियोस में सेंट्रीपिटल फोर्स का यूज़ करते हुए हम लोगों ने प्रॉब्लम को सॉल्व किया है तो यहाँ भी हम लोग उसे सेंट्रीपिटल फोर्स के माध्यम से ही सॉल्व करेंगे। पार्ट ए पर आते हैं। पॉइंट बी और डी फिगर में क्रेस्ट और ट्रफ है एक कर्वीलिनियर पाथ के कर्वीलिनियर रोड के जहाँ की नॉर्मल टू द सरफेस जो है बिल्कुल वर्टिकल है। तो रोड द्वारा जो साइकिल पर यह नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगाया जा रहा है वह साइकिल के इफेक्टिव वेट को इक्वेट करेगा। यहाँ पर साइकिल वर्टिकल प्लेन में एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो इसे एक इनवर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू mv²/r की आवश्यकता होगी जो कि इसके वेट के एक पार्ट द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। तो जो नेट वेट बचेगा एट बी वह होगा इक्वल टू mg माइनस mv²/r। m का वैल्यू है 100 kg, g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, रेडियस r है 100 मीटर और स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर जो कि हो जाएगा इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। यदि हम लोग इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो वैल्यूज पुट करने पर हमारा नेट वेट होगा इक्वल टू 100 इंटू 10 माइनस 100 इंटू 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 इतना न्यूटन इक्वल टू 1000 माइनस 25 न्यूटन इक्वल टू 975 न्यूटन। तो पॉइंट बी पर साइकिल पर रोड द्वारा लगाया गया नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स होगा इसी इफेक्टिव वेट के बराबर इक्वल टू 975 न्यूटन। अब पॉइंट डी को कंसीडर करते हैं। यहाँ भी सर्कुलर मोशन को मेंटेन करने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता होगी लेकिन यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड होगा तो यह वेट के द्वारा नहीं प्रोवाइड किया जा सकता है क्योंकि वेट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है। चूँकि नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड है इसलिए यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स नॉर्मल फोर्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा अर्थात नॉर्मल फोर्स का एक पार्ट सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में यूज किया जाएगा। तब जो नॉर्मल फोर्स का बचा हुआ पार्ट होगा वह वेट mg के बराबर होना चाहिए इसलिए रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा नॉर्मल फोर्स साइकिल के बढ़े हुए अपरेंट वेट के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। तो यह अपरेंट वेट होगा इक्वल टू mg प्लस mv² बाई r
इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा वैल्यू निकलेगा 1025 न्यूटन। तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बाय द रोड ऑन द साइकिल यहाँ पर हो जाएगा इक्वल टू 1025 न्यूटन। पार्ट बी पर आते हैं। पॉइंट बी और डी पर वेट को नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स द्वारा बैलेंस किया जाता है और अलोंग द सरफेस ऑफ द रोड कोई भी फोर्स यहाँ पर नहीं है, इसलिए इन पॉइंट्स पर कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं है जो कि इसके गति को अपोज करे, अर्थात फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F इक्वल टू 0 न्यूटन। अब पॉइंट सी पर साइकिल का वेट सरफेस के 45 डिग्री एंगल पर लग रहा है और यह प्लेस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, अर्थात यहाँ पर कर्वेचर नहीं है। इसके वेट को जब हम लोग सरफेस के अलॉन्ग रिजॉल्व करते हैं तो वह आता है mg इंटू कॉस 45 डिग्री, जो कि साइकिल को ट्रैक पर एक्सेलरेट करने के लिए लगता है। लेकिन साइकिल यहाँ पर एक्सेलरेट नहीं कर रहा है जैसा कि हमें प्रॉब्लम में दिया हुआ है, यह सिर्फ ट्रैक के अलॉन्ग एक कांस्टेंट स्पीड से जाता है। तो इसलिए यहाँ पर एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा जिसका वैल्यू होगा इक्वल टू mg इंटू कॉस 45 डिग्री, जो कि अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ द मोशन होगा। वैल्यूज पुट करते हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू हमारा आता है 100 इंटू 10 इंटू 1 बाई √2 इक्वल टू 500 √2 न्यूटन इक्वल टू 707 न्यूटन। पार्ट सी पर आते हैं। पॉइंट सी के पास में आसपास में नॉर्मल फोर्स होगा इक्वल टू द कंपोनेंट ऑफ द वेट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इक्वल टू mg इंटू साइन 45 डिग्री। वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा 707 न्यूटन सिंप्लीफाई करने पर। पॉइंट सी से जस्ट पहले और बाद में मैग्नीट्यूड ऑफ द रेडियल फोर्स होगा mv²/r, जिसका वैल्यू पुट करेंगे तो हमें आएगा इक्वल टू 25 न्यूटन। लेकिन जस्ट बिफोर सी ड्यू टू द कन्वेक्स नेचर ऑफ द सरफेस, जैसा कि हम लोगों ने पार्ट ए में देखा है, अपरेंट वेट हो जाएगा इक्वल टू 707 माइनस 25 न्यूटन इक्वल टू 682 न्यूटन। यह होगा नॉर्मल फोर्स के बराबर। जबकि जस्ट आफ्टर सी ड्यू टू कनकेव नेचर ऑफ द सरफेस, जैसा कि हम लोगों ने पार्ट ए में देखा है, अपरेंट वेट इसका बढ़ जाएगा इक्वल टू 707 प्लस 25 न्यूटन इक्वल टू 732 न्यूटन, और यही वैल्यू होगा नॉर्मल फोर्स का भी यहाँ पर इक्वल टू 732 न्यूटन। अब पार्ट डी पर आते हैं। मान लेते हैं मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू एट सी, मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स होगा इक्वल टू 707 न्यूटन, जैसा कि हम लोग निकाला है। नॉर्मल फोर्स जस्ट बिफोर सी है इक्वल टू 682 न्यूटन और जस्ट आफ्टर सी है 732 न्यूटन। तो इन पॉइंट्स पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू हो जाएगा 707 बाई 682 इक्वल टू 1.037 न्यूटन और 707 डिवाइडेड बाई 732 इक्वल टू 0.96। यद्यपि म्यू का लोअर वैल्यू है 0.96, लेकिन यदि हम लोग इस वैल्यू को लेते हैं तो जस्ट बिफोर द पॉइंट सी हमारा अवेलेबल फ्रिक्शनल फोर्स 707 न्यूटन से कम हो जाएगा, जबकि टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द वेट 707 न्यूटन ही रह जाएगा। इससे साइकिल स्किड कर जाएगा और उसका स्पीड कांस्टेंट मेंटेन नहीं हो पाएगा। अतः हमें मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लेना होगा म्यू इक्वल टू 1.037। यही हमारा आंसर है। वीडियो सॉल्यूशन देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। विजिट अगेन।